हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट पे। मैं हूं मनोज सोनी और आप देख रहे हैं आज टैली की क्लास में सेकंड क्लास। टैली में आज हम बताएंगे अकाउंट ग्रुप क्या होते हैं और उसमें कैसे हम लोग आगे लेजर बनाते हैं और कैसे इसकी मदद ले सकते हैं लेजर बनाने में। तो वैसे टैली में अकाउंट जो होते हैं वो कुल 28 होते हैं और जिसमें 15 प्राइमरी और 13 सब ग्रुप होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट ग्रुप होता है वो होता है आपका करंट कैपिटल अकाउंट, यानी अकाउंट ग्रुप टैली में कुल 28 होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी तथा 13 सब ग्रुप होते हैं, मतलब उप समूह होते हैं। यानी टैली में जितने भी लेजर बनाए जाते हैं ये सब इसी पर ही बनाए जाते हैं कि जितना ये आपका अकाउंट ग्रुप है उसी ग्रुप में ही रखना होता है सभी खातों को। तो इसके लिए इसे पढ़ना होता है। और इसके बाद एक चीज़ और देख रहे हैं कि टैली में इसके उप समूह भी है, मतलब 15 अगर मुख्य है तो उसी में ही एक उप ग्रुप बनाया गया है जिससे 13 और जोड़े गए हैं। तो इसीलिए टोटल कहा जाता है कि 28 प्री डिफाइंड ग्रुप टैली में पहले से होते हैं। तो 28 ग्रुप में पहला ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट माने होता है कि जैसे हम बिजनेस को शुरू करने के लिए ली गई पूंजी, अगर हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो पैसे हम किसी न किसी माध्यम से लेते हैं। यानी कि वो पैसे जैसे कि आप किसी बैंक से पैसे ले रहे हैं या अपने पेरेंट से पैसे ले रहे हैं या किसी रिश्तेदार से ले रहे हैं, तो वो पैसे लेना मतलब ठीक है ले लीजिए, लेकिन आपको देना आपका उत्तरदायित्व है, एक लायबिलिटी होती है। तो इसलिए पैसे देते रहना चाहिए, वापस देते रहना, चाहे जिससे भी आप बिजनेस करने के लिए ली गई पूंजी हो तो उसे वापस करना आपका उत्तरदायित्व होता है, ये लायबिलिटी में आता है। ठीक है। फिर आता है कि इसका एक उप समूह होता है जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस तो यानी कैपिटल का एक पहला है कैपिटल, जिसमें कैपिटल का सेंस हो गया पूंजी, यानी बिजनेस को शुरू करने के लिए ली गई पूंजी का अकाउंट। अच्छा, दूसरा इसी में ही एक उप समूह है, कहते हैं सब ग्रुप है, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इसमें क्या करते हैं, किसी बिजनेस पार्टनर के नाम की एंट्री को लिखते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो आपका पार्टनर होगा उसको आप पैसा रिटर्न देंगे इनकम में से, इसे रिटेन अर्निंग ग्रुप भी कहते हैं। तो ये एक तरह से क्या होगा, पार्टनर के नाम की एंट्री को इसमें लिखते हैं। और क्या एक खासियत पार्टनर के नाम के, इसे रिटेन अर्निंग ग्रुप भी कहते हैं। रिटेन अर्निंग मतलब इनकम में से देना भी होगा। दूसरे नंबर पे आता है करंट एसेट। करंट एसेट माने क्या होता है कि चल संपत्ति। क्या होता है? चल संपत्ति। तो चल संपत्तियां जो होती है ना 6 प्रकार की होती है। अभी चल संपत्ति किसको कहेंगे? जो आपका घर है वो चल संपत्ति है? घर कहीं चलता है? नहीं चलता है ना, तो इसलिए घर चल संपत्ति नहीं है। घर एक अस्थाई संपत्ति है, अचल संपत्ति है ना। मशीनरी एक अस्थाई संपत्ति है, अचल संपत्ति है। जमीन अस्थाई संपत्ति है, अचल संपत्ति है। लेकिन चल संपत्ति क्या होती है, यानी कि जिस पैसे को आप व्यवसाय में, रोजगार में या ऐसे जगहों पे लगाते हैं जहां पर आपका पैसा बढ़ता हो, तो हम ऐसे को हम कहते हैं कि वो एक प्रकार की चल संपत्ति है। तो चल संपत्ति 6 प्रकार से हम डिफाइन करने जा रहे हैं। पहला, अगर आपके पास कैश अमाउंट पैसे हैं तो वो क्या है? चल संपत्ति। भाई आपके पास 1 लाख रुपया भी रहे तो आपका इसी कोरोना में दिमाग काम करना शुरू कर देगा। सही बात है। तो मतलब कि पैसे रहना मतलब कि आप
मल्टीप्लाई उसको यूज करना समझ जाते हैं, कहाँ यूज करें कि पैसे ग्रो कर जाए। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि चल संपत्तियाँ में पहला है कि कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यानी कैश पैसा इसमें लिखते हैं। दूसरा, अगर आपके पास बैंक में अकाउंट में पैसे हैं, अगर मान लीजिए कि अभी बैंक में 50,000 1 लाख रुपया रहे तो आपका ही तो पैसा है, वहाँ तो पैसे भी वहाँ भी तो ग्रो करेंगे, वहाँ ब्याज मिलेगा उसका आपको, और उस पैसे से आप बिजनेस कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ भी पैसे का फ्लो यानी मूवमेंट ऑफ द मनी अगर हो रहा है कहीं पर तो समझो कि ये आपका बैंक अकाउंट मतलब एक चल संपत्ति है, ठीक है ना। तो बैंक भी आपकी एक चल संपत्ति हो गई। और कौन सी चल संपत्ति होती है? अगर आपने डिपॉजिट कर दिया, अच्छा कुछ लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं कि मतलब 5 साल में दूना हो जाए, है नहीं। तो ऐसे में अगर आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया और पैसा जमा कर दिया 6 साल के लिए फिक्स कर दिया कि चलो 25,000 रुपया हम जमा कर रहे हैं और 6 साल बाद निकालेंगे, तो 6 साल बाद वो दुगना हो जाता है। उसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, यानी कि एक लंबे समय के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो उसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, माने एकदम फिक्स कर दिया। या एक होता है रेंटल डिपॉजिट, हम कहते हैं तिमाही हम 3,000 रुपया जमा करते हैं, तो हर 3 महीने में जब 3,000 जमा करेंगे तो 1 साल में 12,000 जमा होगा, तो 10 साल में 12 25 60, 5 साल में फिर 1,20,000 हो जाएगा। तो ऐसे लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ऐसे रेंटल डिपॉजिट कहते हैं। तो यानी फिक्स डिपॉजिट, रेंटल डिपॉजिट या इस तरह के पैसे जमा करने को मंथली, तिमाही, छमाही, सालाना ऐसा, तो इन सब को हम लंबे समय के लिए करते हैं तो उसको डिपॉजिट कहते हैं ना। तो इसमें फिक्स आ जाएगा, रेंटल डिपॉजिट आ जाएगा आदि। बात समझ में आ गया ना। तो ये भी आपकी एक चल संपत्ति, पैसा तो आप ही का है, पैसा बैंक में डाले तो पैसा बढ़ रहा है तो मतलब चल संपत्ति है। अगर आप कहीं से लोन लेते हैं, ठीक है ना, लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। आप लोन ले लीजिए किसी से, कोई टेंशन नहीं है। देखो जिसके पास पैसा है उसी के पास बिजनेस होता है ना। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा? आप चाय की दुकान खोलो और अगर आपने, हाँ, तो लोन और एडवांस लोन लेना बुरी बात नहीं है, बशर्ते आप उसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपके पास मान लीजिए अभी कोई पार्टी लोन दे दे 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट दे दे आपको, तो क्या करेंगे आप? तुरंत फटाफट उससे व्यवसाय डालेंगे और सोचेंगे 1 साल में 10 लाख का 20 लाख कर लें। ऐसा आता है माइंड में कि नहीं? क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छी शॉप डाल देंगे तो आपका तुरंत चलने लगेगा और उसके बाद आप उसकी क्वालिटी पर ध्यान देते जाएंगे तो वो आपका डेफिनेट चलेगा ही चलेगा। तो ये बात तो सही है कि आजकल सब कुछ दिखावा पे बहुत कुछ चल रहा है। लोन की क्या कहानी है, गवर्नमेंट जानते हैं लोन कैसे देती है ना। अभी पिछले कोरोना में सरकार ने कहा कि मतलब जैसे पार्टी में मैं भी हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कुल चीज़ें सही है करती है पार्टी, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि 150 लोगों को मैंने फार्म भरा, 150 लोगों को लोन के लिए फॉर्म भरा, 1 लाख से 25 लाख तक। एक सिंगल बंदे का भी पैसा बैंक में जाने के बावजूद भी कागज़ उद्योग ऑफिस से फॉरवर्ड हो गया, बैंक तक आ गया, बैंक में होने के बाद भी एक व्यक्ति का पैसा नहीं मिला। ये लोग बैंक वाले दे ही नहीं रहे। तो समझ में नहीं आता, सरकार बड़ी होती है कि ये भारत के बैंक बड़े होते हैं। सरकार करी हम 2,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए, तो हमारे रुधौली का हिस्सा कितना आया कि नहीं? तो ये भी तो होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, 2-2.5 करोड़, तब भी 3 करोड़ 5 करोड़ आना चाहिए था हमारी रुधौली में, लेकिन 5 करोड़ में 5 रुपया भी नहीं आया किसी खाते में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मतलब ये पैसा गया कहाँ, किसने निकाल लिया ये सब चीज़ें, तो किसको मिला? कुछ लोगों को मैंने बंटते हुए देखा कि मतलब हाँ जिले पर दिए गए, किसी को मतलब महिला समूह को 1 करोड़ 15 लाख, जो गांव-गांव में महिलाएं समूह बनाई, सिलाई मशीनों से दिया गया, टूल किट दिए गए, सारी योजनाएं दी गई। ये बात नहीं है कि नहीं दी गई, वहाँ से दिया जाता है, यहाँ पे तक सूचनाएं नहीं पहुँच पाते, लोग जानकारी भी नहीं पाते और उसकी वजह से नहीं। लेकिन वहाँ पे 4 ट्रक सामान बट रहा था जिले पर, ये बात सही है। लेकिन वहाँ पर भी जो सामान आए थे सरकार कुछ और देना चाहती, लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते उसमें
कमियां हो जाती हैं। 20,000 का सामान 5,000 तक आपके पास पहुंचेगा। तो ऐसे कुछ तो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर करके यहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं। तो इसलिए वहाँ से चलता है 100 रुपया, यहाँ पहुँचता है 10 रुपया, ये सत्य है। अच्छा, फिर ये जो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है लोन वाला, ये बाय गॉड एकदम मुझे नहीं समझ में आया। उत्तर प्रदेश सरकार जितना कही, अगर वास्तव में उतना इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज बहुत सारे लोग रोजगारी हो जाते। लेकिन सच बात तो ये कि लोन तो दिया ही नहीं किसी को। तो लोन नहीं दिए तो देना चाहिए, गवर्नमेंट को ऊपर से आके देखना चाहिए कि नीचे किसी को लोन अगर दिया गया तो कितना लोगों को किसको किसको दिया गया, गांव में पहुंच पाया लोन कि नहीं पहुंच पाया। लेकिन भैया हमारी सरकार थोड़ी है जिसका सरकार वो टेंशन ले, हमारा काम है पढ़ाना। लोन एंड एडवांस, लोन व एडवांस माने कि इसमें लिए गए लोन को हम लिखते हैं। बैंक से लोन ले लिया आप, तो उस पैसे को आप इस्तेमाल करके आप इनकम करने जाते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के लोगों को इसीलिए तो पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जिस दिन आपको 2-4 लाख रुपए का सपोर्ट मिलता रहे, अभी कोई महाजन बन जाए, तो आप समझिए कि आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लोन एडवांस के बाद आता है कि स्टॉक इन हैंड। तो पैसा अगर आप लोन लिए हैं तो वो भी पैसा क्या होता है, लोन वाला पैसा आपका बढ़ता है, मतलब बिजनेस में लगाते हैं आप, चल संपत्ति हो गई वो, और उससे आप इनकम करते हैं। कुछ लोग तो आते हैं दुकान पे, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा मतलब ये पैसा रखे रहिए, जैसे सोनार उनार की दुकान पे आते, कहते हैं हमारे पैसा रखे रहिए, जब हमारे घर शादी पड़ेगा तब हमको जेवर दे दीजिएगा। तो जब पैसा एडवांस दे दिए तो उस पैसे को क्या करेंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे और उससे टर्नओवर करेंगे। कई बार मान लिया 6 महीने के लिए दिए, 6 बार टर्नओवर कर दिए, तो एक का 2% हुआ, तो 12% इनकम तो ऐसे हो गया, नहीं हो गया। फिर उसके बाद जब इनसे बेचेंगे तो फिर इनसे भी 12% लेंगे, तो कै परसेंट हो गया, 24% इनकम हो गया। तो उनका कस्टमर रिलेशन भी मेंटेन रहता है और ये काम भी हो जाता है। तो इस तरह से मतलब बिजनेस व्यवसाय, मतलब पैसा जिसके पास है वही समझिए आगे बढ़ता है। अमेरिका कहते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। लोग ऐसा भी बोलते हैं अमेरिका सबसे ज़्यादा लोन भी ले लेता है। क्यों लोन लेता है भाई, तुम जब तुम्हारे पास इतना पैसे हैं तो लोन क्यों लेते रहते हो? क्योंकि उसे पता है कि फालतू में अपने पैसे से क्यों जिए, दूसरे पैसे लोन से जिए। दुनिया गरीब रहेगी, हम अमीर रहेंगे पैसा जब मेरे पास रहेगा। तो चाहे जैसे नहीं हो, पैसा आपके पास है तो समझो आप अमीर हो, ठीक है ना। तो ऐसे लोन व एडवांस। स्टॉक इन हैंड, इसमें स्टॉक की एंट्री को करते हैं ना। तो भैया स्टॉक की एंट्री करने का सेंस ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास स्टॉक होगा, अगर आप किसी चीज़ की दुकान डालिए, कंप्यूटर की डालिए, ये कॉपी किताब का डालिए, या लैपटॉप डालिए, या इलेक्ट्रॉनिक डालिए, या कुछ भी डालिए, अगर उसके सारे वैरायटीज़ आपके पास है ना। तो चाय का दुकान मैंने सुना 150 वैरायटी की चाय, इलायची का फ्लेवर वाला चाय अलग और कॉफ़ी वाला अलग, वो क्या बोलते हैं मतलब बियर वाला अलग, मतलब अलग अलग टाइप के उसमें फ्लेवर डाल करके चाय को दे रहे। अब उसको एक एक चाय की कीमत 78 रुपये। सो बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। इसी कोरोना काल में बिजनेस छिन गया, उन लोगों ने चाय की दुकान इस तरह की खोल दी और पर डे की इनकम 13,000 8,000 रुपये से 13,000 रुपये इनकम कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े शोरूम, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी वैसे वो लोग करते हैं। तो जिनके पास विजन है पैसे कमाने के, वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट को स्टडी करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो भैया स्टॉक जिसके पास है ज़्यादा, तो उसका कस्टमर वापस जाएगा, कस्टमर नहीं जाएगा मतलब इनकम ज़्यादा होगी। अच्छा, इसके बाद अगला, तो स्टॉक भी आपकी एक चल संपत्ति है। और सन्ड्री डेबिटर, यानी कि कोई ग्राहक का नाम अगर हम देखें तो ग्राहक भी आपकी एक चल संपत्ति होती है। आपके पास ज़्यादा ग्राहक, मतलब सन्ड्री डेबिटर माने ग्राहक, और आपके पास ज़्यादा ग्राहक है तो मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है। भाई अगर हम एक लड़के को पढ़ाएं टैली तो भी उतनी मेहनत करनी है, और 20 लोगों को ऐसे पढ़ाएंगे तो भी उतनी इनकम है। तो कहने वाले इनकम लेकिन बढ़ जाएगी, क्यों? मेहनत वही लगते हैं, इनकम बढ़ जाती है। इसलिए कस्टमर ज़्यादा होना जरूरी है। इक्के लोगों सब मत कमाइए, ज़्यादा लोगों को जोड़ करके कमाइए, ज़्यादा इनकम में रहेंगे। जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। तो सन्ड्री डेबिटर माने ग्राहक के नाम की एंट्री को लिखते हैं। तो ये हो गया आपका चल संपत्ति।
तो आपसे अगर पूछे आपको किस में बढ़ना चाहिए अपने जीवन काल में, किस में अस्थाई संपत्ति बढ़ाने से कुछ होगा? चाहे 50 बीघा नहीं 400 बीघा खेत हो आपके पास, कोनो फर्क नहीं पड़ता, बोवाने का पैसा नहीं, कौन फायदा भाई रहने से, रखे रखो बेकार है। बेच दो 200 बीघा नहीं, मतलब 10-20 बीघा बेच दो, अब बेच के पैसे ले लो, उस पर सब पे बोवा दो, इतना बीघा खरीदोगे ना कि जितना उसका दुगना हो जाएगा कुछ साल में। बात सही कि नहीं? तो आप चीज़ों को जब व्यवसायिक दृष्टि से आप डेवलप करते हैं तब जा करके वो चल संपत्तियां बढ़ती हैं। यानी हम लोग को लाइफ में करना कि अगला जो 5 साल है अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो पैसा, बड़ा पैसा कहाँ लगाना है? जमीन खरीदने में मत लगाना, किराए पर ले लेना, वो पैसा लगा दो बिजनेस में, इतना कमाओ कि वही जमीन ही खरीद लो जिसको किराए में लो, है कि नहीं? तो जिसको किराए को लेना है, जिसमें रहोगे आप, उसी के अगल बगल ज़मीन ले सकते हो। ऐसा ना हो कि मतलब उसी रूम में ले लो, मेरा मतलब खरीद के लो, है नहीं, अगल बगल। तो इस नाते ज़्यादा कैपिटल को लगाने की जगह जो है वो चल संपत्तियों में लगाइए, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना, तो आप आगे बढ़ेंगे। 10 घर है, 2-4 ठो बेच दो, बेच के पूंजी बना दो, कैपिटल अकाउंट बना लो, ये चल संपत्ति बना लो और उससे बिजनेस करो। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट ना होने की वजह से घर में, और क्या होता है कि है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कहने के नाम पर उनके पास कोई व्यवसाय ही नहीं है, घूम रहे, खेती बाड़ी कभी कभी करा लेते हैं, बात ख़त्म। तो ऐसे लोग आपको हमारे आसपास बहुत दिखाई देंगे, लेकिन वो चाहे तो एक बहुत बड़ा शोरूम डाल सकते हैं और बहुत रनिंग बिजनेस डाल सकते हैं, बस कुछ इन्वेस्टमेंट करके इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो गया चल संपत्तियाँ 6 प्रकार की, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, डिपॉजिट, लोन एडवांस, स्टॉक इन हैंड, सनी डेप्टर्स, ये सब। तो इन सब के अलावा आपकी कुछ अपनी लायबिलिटी होती है। यहाँ पे रग है ना, वो उठाइए थोड़ा सा, इसको लिख लिए हैं सब लोग? हाँ, अरे मतलब चलिए इस चीज को लिखते रहिएगा। हाँ, यहाँ पे सब डिटेल में लिखा है ना, लेकिन हम डिटेल में समझा दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगला हेडिंग है करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी माने उत्तरदायित्व, करंट तीसरा नंबर है लायबिलिटी। अगर आप देखिए कोई बिजनेस करते हैं तो आपका कुछ उत्तरदायित्व होता है ना, उसको निर्वहन करते रहे तो आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, अदरवाइज कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पहला है कि ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब सरकार का अपनी जिम्मेदारी, समझिए सरकार का जो टैक्स होता है वो देते रहिए। पहले लोकल सेल टैक्स होता था, सेंट्रल सेल टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, स्टेट एडिशनल टैक्स होता था, है ना। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब क्या हो गया, जीएसटी, यस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, ये सब यूटी जीएसटी, अब जीएसटी चलने लगा, बस नाम बदल दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क होने लगे। तो ड्यूटी टैक्सेस में इसमें हम क्या करते हैं, जीएसटी को मेंटेन करते हैं। अब जीएसटी, यस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी, ये सब होते हैं ना, तो इन सब को इसमें लिखा जाता है। तो मतलब टैक्स देना आपका उत्तरदायित्व। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रोविजन। प्रोविजन माने होता है इनकम टैक्स। अगर आप साल भर में 20 लाख कमा रहे हैं तो आप जो अधिक कमा रहे हैं उसको, उसमें से आपको सरकार को इनकम टैक्स देना चाहिए, ठीक है। एक नियम है कि 5 लाख तक अगर आप नीचे कमाते हैं तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से अधिक कमाते हैं तो आपका टैक्स लगता है। तो पहले 2.5 लाख रुपया था, अभी जो पिछली बार मोदी जी बजट पास किया तो उसमें 5 लाख कर दिए। तो अच्छा हुआ कि 5 लाख तक का मेंटेन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे देश के 90% लोग, 90 नहीं, हाँ 90% लोग 5 लाख सालाना नहीं कमाते हैं। हाँ, 5% लोग समझ लीजिए, और 10% लोग उतना कमाते हैं कि 5 लाख, मतलब क्या बताएं, बहुत सारे लोगों को चला सकते हैं।
इनकम टैक्स की एंट्री को लिखते हैं, ठीक है ना। और क्या, सन्ड्री क्रेडिटर। तो पहला उत्तरदायित्व आपका है कि टैक्स देना, दूसरा उत्तरदायित्व है इनकम टैक्स देना, और सन्ड्री क्रेडिटर माने महाजन के नाम की एंट्री यहाँ पे लिखते हैं, महाजन के नाम को लिखते हैं, ठीक है। यानी महाजन का पैसा देना भी जरूरी है। अब क्या करते हैं कि कुछ लोग महाजन के पास जाते हैं, 50,000 जमा करते हैं, 2 लाख का माल लाते हैं और लेके भाग जाते हैं बम्बई, तो क्या होगा, बिजनेस बंद। तो एक तो अपनों नाम खराब करेंगे, अपने महाजन से नाम खराब कर लेंगे, तो बिजनेस बंद होता है। तो लेकिन महाजन का पैसा देना आपका उत्तरदायित्व होता है। कभी भी महाजन से गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाजन अगर आपका नाम खराब कर देगा तो आप अपने मार्केट में नहीं चल पाओगे। सही बात है कि नहीं। इसलिए अपने सप्लायर से हमेशा अच्छा रिलेशन रखिए, वो आपकी समय पर मदद करता है, उधार भी दे देता है अगर आपका रिलेशन अच्छा रहता है, बात व्यवहार अच्छा है ना। तो ये समझ में आ गया। लायबिलिटी 3 प्रकार, ड्यूटी, टैक्स, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर। आगे आते हैं। चौथा, अस्थाई संपत्ति माने फिक्स एसेट। अस्थाई संपत्तियां जो होती हैं, मैंने बताया जमीन, मशीनरी, और क्या होता है, घर आदि, सोना चांदी ज्वेलरी वैलरी बहुत सारा लोग इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं, तो वो सबको फिक्स एसेट अस्थाई संपत्ति कहे जाते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट। इसमें हम निवेश की एंट्री को लिखते हैं, है ना। अगर आप निवेश करते हैं, किस में पैसे निवेश करते हैं, शेयर में, बॉन्ड में, डिबेंचर में, ये सब चीज़ों की तरह से अगर हम कोई में अमाउंट मेंटेन करते हैं तो इट्स कैन बी क्रेडिट अंडर दिस ग्रुप। छठवां है लोन लायबिलिटी। अगर आप लोन ले रहे हैं, यह भी 3 प्रकार। पहला है, अगर आप लोन ले रहे 3 प्रकार से, सिक्योर्ड लोन्स। एक तो बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक ओडी अकाउंट, है ना। बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो बैंक ओडी अकाउंट कहलाता है, या इसी को ओवर क्रेडिट कार्ड भी यानी ओसीसी अकाउंट भी कहते हैं। यानी माइनस में खाता आपका रहेगा, ऋण लेना तो मान लिया 2 लाख लिए तो माइनस 2 लाख चढ़ जाएगा आपके खाते पर। जब धीरे धीरे करके 2 लाख जमा करेंगे या उसका ब्याज वाज जोड़ जाड़ के, तब आप जा करके 0 पे आएंगे। तो 0 पे आना आपको मतलब माइनस में चला गया, तो वही बैंक ओडी अकाउंट। दूसरा क्या है, सिक्योर्ड लोन, सुरक्षात्मक लोन। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सोना वोना भी सब रख करके लोन ले रहे हैं गवर्नमेंट से। आप जाइए गवर्नमेंट के पास अपना सोना रखिए, 10 ग्राम सोना है, रख दिया, 50,000 40,000 जो भी है उतना अमाउंट आपको 50,000 काहे देंगे, 25,000 आधे देंगे ही, 25,000 रुपया आपको मिल जाएगा लोन, बाद में उसको ब्याज सहित भरते रहिए। तो ऐसे फिलहाल जानवे करते हैं गवर्नमेंट से, सब लोग लोन लेने में कतराते हैं भी, है ना। फिर आता है अनसिक्योर्ड लोन्स, असुरक्षात्मक लोन। ये बैंक से मतलब किसी वस्तु के बदले लिया गया, वस्तु के बदले लिया गया लोन, लिया गया लोन। अनसिक्योर्ड लोन्स में क्या होगा, विदाउट एनी कंडीशन, बिना शर्त लिया गया लोन। अभी बताओ बिना शर्त माने क्या, गए और 50,000 रुपये किसी से ले लिए, और उसके बाद जब वो समय हो गया इनको देने का तो कहते कैसा पैसा, जब वो मांगने आते तो कहते कैसा पैसा, कब दिए थे, हमको तुमको नहीं जानते, है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना। तो बिना शर्त लिया गए लोन में बहुत खतरा रहता है।
वो पैसा आप ले लेंगे या दे देंगे तो अक्सर लोग ना तो ब्याज देंगे उसमें, और ऊपर से बिना शर्त का है तो भाई काहे का कोई वापस देगा। आजकल के ज़माने में रोज़ बहानों की कमी थोड़ी है। तो इसीलिए ऐसे लोन को अनसिक्योर्ड लोन्स कहा जाता है, असुरक्षात्मक लोन, और ये सुरक्षात्मक लोन। ठीक है। 7वां है सस्पेंस अकाउंट। बस्ती 1000 लेकर के भेजे हैं, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, ये सस्पेंस है। तो इसमें हम सस्पेंस एंट्री को लिखते हैं, और सस्पेंस एंट्री को लिखते हैं जैसे ट्रेवलिंग एडवांस, यात्रा में आपने क्या किया, एडवांस ले लिया। 8वां है मिस एक्सपेंस। मिस एक्सपेंस माने होता है कि जैसे कि कोई चीज़ ऐसा हो कि आप चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, हानि हो जाए या ऐसे कुछ, तो इन सब चीज़ों को लिखने की एंट्री हम मिक्स एक्सपेंस में करते हैं। 8 हो गया। अब 9वां नंबर पे है परचेज अकाउंट। स्टॉक को महाजन से इसी अकाउंट पे खरीदते हैं, है ना, महाजन से खरीदने की एंट्री इसमें बनाते हैं। और 10वां सेल अकाउंट, स्टॉक को ग्राहक से बेचने की एंट्री को ग्राहक से बेचने की एंट्री को हम लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से सेल। 11वां डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या होता है, किसी स्टॉक को बेचकर जो प्राप्त होता है, स्टॉक को सीधा बेचिए, किसी से 100 का लाइए 150 में बेच दीजिए, है ना, तो वो क्या हुआ, बेचने से प्राप्त इनकम, तो वो सीधा डायरेक्ट इनकम हो गया। अगला है इनडायरेक्ट इनकम। आप कहेंगे डायरेक्ट इनकम ये है, इनडायरेक्ट इनकम में क्या होता है, तो आप क्या करते हैं ना, कभी कभी अपना गोदाम किराए पे दे देते हैं, कभी कभी अपना कंपनी की गाड़ी है वो किराए पे दे देते हैं, कभी कोई बैंक में पैसा जमा है और उससे ब्याज आ जाता है, कभी किसी को आपने पैसे दिए उससे कमीशन आ जाता है। तो यानी कि इंटरेस्ट रिसीव माने ब्याज प्राप्त हो, कमीशन रिसीव कमीशन प्राप्त हो, रेंट रिसीव किराया प्राप्त हो, है ना। तो ये इनडायरेक्ट इनकम में लिखते हैं, यानी अन्य तरीकों से जो इनकम आएगा वो सब इनडायरेक्ट इनकम में लिखा जाएगा। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस वह खर्चा जो स्टॉक को तैयार करने में, यानी कि प्रोडक्ट को फिनिश करने में खर्च होता है। कहने का मतलब स्टॉक को तैयार करने में जो खर्चा होता है, स्टॉक को तैयार करने में जो खर्चे होते हैं, स्टॉक को तैयार करने में जो खर्चे होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे, अब जैसे मान लीजिए, ये कैसे हम समझाएं डायरेक्ट एक्सपेंस को, कि जैसे मान लीजिए कि आप एक रॉ मटेरियल, भाई तेल की कंपनी खोल रहे हैं और उसमें रॉ मटेरियल अलग से खरीद के लाते हैं, जैसे जैसे सरसों ट्राली से लाएंगे, उसका ढोने का चार्ज, कैरी चार्ज, कूली चार्ज, वाटर चार्ज, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, सारा लागत उसमें लगेगा, नहीं होगा। तो जो लागत लगती है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखते हैं, यानी स्टॉक को तैयार करने में जो खर्चे या लागत लगती है तो उसी को कहते हैं। तो इस तरह से होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे जो डेली रोज के खर्चे होते हैं, यानी कि
रोज के खर्चे को, यानी दुनिया जिससे परेशान रहती है, दुनिया किससे परेशान रहती है? हाँ, खर्चे से, रोज के खर्चे से। वाटर बिल, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, मोबाइल का बिल, इंटरनेट का बिल, है ना, और कुछ सामान टूट फूट गया तो उसका बिल, बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसका, मतलब दिन रात आपको जो भी चल रहा है ना, ये सब खर्चे को हम किस में लिखते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और लास्ट है ब्रांच और डिवीजन। इसमें हम किसी के शाखा के नाम की एंट्री को लिखते हैं। आपने कोई शाखा खोला, कोई ब्रांच खोला, तो उसकी एंट्री हम इसमें करेंगे। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया कि टैली में 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं, जिसमें पहला होता है कैपिटल, उसका एक उप समूह है जिसका नाम है रिजर्व सरप्लस। फिर एक बताए हैं दूसरे नंबर पे करंट एसेट होते हैं। चल संपत्तियाँ 6 प्रकार की होती हैं, उसमें पहला है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, दूसरा तीसरा है डिपॉजिट, चौथा लोन एडवांस, पांचवा क्या है स्टॉक इन हैंड, छठवां सन्डी डेब्टर। उसके बाद फिर इसके बाद लाइबिलिटीज़ आते हैं। आपके लाइबिलिटी 3 होते हैं। पहला है कि ड्यूटी, टैक्सेस, प्रोविजन, और तीसरे नंबर पे सन्डी क्रेडिटर यानी महाजन का पैसा है। इसके बाद चौथे नंबर पे है फिक्स एसेट, अस्थाई संपत्ति। और अस्थाई संपत्ति के बाद क्या आते हैं कि इन्वेस्टमेंट, मिस एक्सपेंस, सस्पेंस। इन सब के बाद आता है परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, और लास्ट में ब्रांच और डिवीजन। तो ये थे 2800 ग्रुप, जिसमें 15 मेन और 13 सब ग्रुप। इन सबको मैंने पढ़ाया, लिखाया, समझाया, और आप इसे कॉपी से लिख करके, पढ़ करके, अच्छे से समझ करके, फिर आप टैली जब सीखेंगे, अब आप लेजर बनाना आगे सीखेंगे, तो आपको एकदम साफ समझ में आएगा। ओके, तो थैंक यू, आज इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शेयर करते रहें।